हेलो एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं अविनाश चौरसिया, आपका एजुकेटर, आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स में। आज ये हमारा इंडियन पॉलिटी का 6th लेक्चर है, प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज हम भारतीय संविधान के प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीएम्बल का हिंदी अर्थ है प्रस्तावना। प्रीएम्बल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का फर्स्ट पेज कहा जाता है। प्रीएम्बल इज द फर्स्ट पेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहा जाता है प्रीएम्बल को? प्रीएम्बल को जो है फर्स्ट पेज कहा जाता है, इंट्रोडक्शन का पहला पेज। कोई भी आप बुक देखते हैं तो उस बुक में जो है सबसे पहला पेज क्या होता है? उसका इंट्रोडक्शन होता है और उसका प्रीफेस होता है। इंट्रोडक्शन मतलब क्या? उसका सबसे पहला प्रस्तुति, भूमिका लिखा हुआ रहता है। हिंदी बुक में भूमिका लिखा हुआ रहता है, ठीक। तो प्रीएम्बल जो है उसी तरह जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो है इंट्रोडक्शन है, प्रीफेस है। तो प्रीएम्बल को कहा जाता है प्रीएम्बल इज द इंट्रोडक्शन और प्रीफेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या क्या हो गया? फर्स्ट पेज है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, फर्स्ट पेज है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रीफेस है और इंट्रोडक्शन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक। भारतीय संविधान का फर्स्ट पेज, सबसे पहला पेज, इंट्रोडक्शन और प्रीफेस है, ठीक। अब देखिए प्रीएम्बल क्या हमें बताता है। प्रीएम्बल गिव्स द समरी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी बुक का जो है आप सारांश, किसी भी कहानी का आप सारांश पढ़िएगा या कोई बुक का सारांश समरी पढ़िएगा, उससे जो आप समझ जाते हैं उस कहानी में क्या हुआ, उस बुक में किस बारे में है, उसका मोरल वैल्यूज आपको पता चल जाता है। तो प्रीएम्बल जो है समरी देता है हमको। हम लोग समरी पढ़ के जो है बता सकते हैं, प्रीएम्बल पढ़ के हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, भारतीय संविधान का हम लोग प्रस्तावना पढ़ के बता सकते हैं कि उसमें किस बारे में दिया होगा, कितनी अच्छी बातों को रखा गया होगा, ये सब हम लोग समझ सकते हैं। तो प्रीएम्बल क्या हमें बताता है? समरी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक। तो आप प्रस्तावना समझ गए, प्रस्तावना होता क्या है। अब देखिए प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान में प्रस्तावना होना चाहिए, यह सोच कहाँ से लिया गया था? द प्रीएम्बल हैज बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से ये लिया गया था कि प्रीएम्बल होना चाहिए। हम लोग का पूरा प्रीएम्बल नहीं लिखा हुआ, मतलब जो प्रीएम्बल यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन का था वही सेम टू सेम हम लोग का नहीं, हम लोग का अलग चीज़ है। पर इस कॉन्स्टिट्यूशन के सबसे पहला पेज जो है प्रीएम्बल होना चाहिए, ये सोच जो है यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग बिल ऑफ राइट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बिल ऑफ राइट्स। किसी एग्जाम में दिया हुआ रहता है कि प्रीएम्बल हैज बीन टेकन फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको यूएसए लिखना है। और कहीं कहीं जो है कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दे के कहता है, ऑप्शन में देता है बिल ऑफ राइट्स, तो बिल ऑफ राइट्स वहाँ आंसर हो जाता है। देखिए मैं लिख देता हूँ, ठीक है। प्रीएम्बल कहाँ से लिया गया है? यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। और इसको जो है यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग बिल ऑफ राइट्स भी कहते हैं। अब देखिए, अब क्वेश्चन आता है कि प्रीएम्बल जो है किस चीज़ पे बेस्ड है। जैसे हम लोग का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है बहुत सारे लॉ पे बेस्ड है जो उसके पहले आया था, ठीक। तो वैसे ही प्रीएम्बल जो है किस चीज़ पे बेस्ड है? 1946 में जो है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास हुआ था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। जब 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जब गठन होना था तो उस समय जो है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास हुआ था, जो कि हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो चीज़ लेके आए थे, प्रस्तुत किया था। जिसे आप कोई भी बुक लिखते हैं, जिसे कुछ आपको करना होता है स्टार्टअप या कुछ भी, तो आप उसके पहले एक पीपीटी प्रेजेंटेशन बनाते हैं। उसी तरह जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले जो है एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास हुआ था, जो सबके सामने जो है हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है प्रस्तुत किया था, जिसमें जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बनेगा तो उसमें किस किस बातों पर ध्यान दिया जाएगा उस बारे में लिखा हुआ था। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल जो है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पे ही बेस्ड है, जो कि 1946 में जो है
पास किया था और एक ड्राफ्ट बन के जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो है प्रस्तुत किया गया था। तो लिख देता हूँ मैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो है ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को पेश किया था। ये भी आपको याद रखना जरूरी है, जो कि आपका 1946 में हुआ था, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो है गठन हुआ था। कब गठन हुआ था ये मैंने बताया था आपको कि पहला बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक, तो आप ये पहले नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बता रहा हूँ, देख लीजिए। देखिए, भारत के जो है एक बहुत नामी ज्यूरिस्ट थे और बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट भी थे, एन.ए. पालखीवाला जी। एन.ए. पालखीवाला जी ने कहा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है वो जो है आइडेंटिटी कार्ड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। प्रियम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारतीय प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान का एक पहचान पत्र है, जिसे आप जो है आप जिस स्कूल या कॉलेज में पढ़ते होंगे तो वहाँ का एक आइडेंटिटी कार्ड आपको मिलता है। उससे पता चल जाता है आपके बारे में, बहुत कुछ पता चल जाता है, आप कहाँ रहते हैं, आपका मोबाइल नंबर, आपके पापा मम्मी के बारे में बहुत चीज़ पता चल जाता है। वैसे जो है प्रियम्बल जो है आइडेंटिटी कार्ड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उससे जो है हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत चीज़ पता चल जाता है। ठीक, मैंने बताया था कि समरी होता है, एक समरी की तरह से है। तो देखिए, प्रियम्बल क्या है? आपका आइडेंटिटी कार्ड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, पहचान पत्र। ठीक, अब देखिए, जब प्रियम्बल आ गया तो पार्लियामेंट सब में बात होने लगा कि प्रियम्बल से ऊपर भी कोई रहेगा, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान से ऊपर भी कोई रहेगा। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डिसाइड किया कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो है जहाँ कुछ भी कभी जहाँ कुछ बदलाव करना हो, नहीं करना हो, अगर जहाँ कुछ उसका जो है नीति सही नहीं है, मतलब कुछ चेंज कभी टाइम आने पे करना हो तो कौन करेगा? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो है वो कार्य दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को जो है गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गार्जियन। उसमें कोई भी चेंज, कोई भी बदलाव और उसका देखरेख जो है सुप्रीम कोर्ट करता है। हमारे लॉ करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का कानून जो है उसको जो है उसका गार्जियन होता है। सुप्रीम कोर्ट इज द गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लिख देता हूँ। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है इंडिया का, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है गार्जियन होगा किसका? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि बहुत अच्छा है, हमें ये दिया, इस योग्य समझा गया कि हमें ये काम दिया गया। पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा जो है मेंबर, जो कि जितने भी जज आते हैं सुप्रीम कोर्ट में, चीफ जस्टिस जजेस चुन के जो है उस समय आते थे कैसे? पार्लियामेंट से ही चयन होता था, नियुक्ति होता था कि पार्लियामेंट जिसको चाहे उस जज को बनाया जाता था। तो उस समय वहाँ पर भी तो बहुत सारा घोटाला सब हो सकता था, बहुत करप्शन वहाँ भी हो सकता था। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने वहाँ लिख दिया
कि सुप्रीम कोर्ट जो है इंडिपेंडेंट होगा पार्लियामेंट से। मतलब क्या, इंडिपेंडेंट इलेक्शन जो होगा किसका, पार्लियामेंट, इंडिपेंडेंट इलेक्शन होगा सुप्रीम कोर्ट का। तो कहा गया कि इंडिपेंडेंट जुडिशियरी विल बी इन द इंडियन, मतलब इंडिया में जो है इंडिपेंडेंट जुडिशियरी होगा, जिसको जो है पार्लियामेंट से कोई मतलब नहीं होगा। हम लोग इंडिपेंडेंट जुडिशियरी जो है मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है अपने से जज चूज करेगा, और वो जो है सिर्फ जो है भारत के राष्ट्रपति को जो वो भेज दिया जाएगा कि ये जज चूज कर दिया गया, आप इस पर साइन मार दीजिए और मुहर कर दीजिए, ठीक। तो इस काम के लिए यूज किया जाएगा। तो जो है इंडिया में क्या इस्टेब्लिश हो गया, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी इस्टेब्लिश हो गया है इंडिया में उसी समय से। ये जो है आपका एक फीचर भी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि इंडिया में जो है इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में लिखा हुआ है। क्या, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, क्योंकि इसको तो हक है उस पर चेंज करने का, उसका गार्जियन है तो उसको तो स्वतंत्रता मिलना चाहिए ना। तो वही जो है इंडिपेंडेंट जुडिशियरी जो है सुप्रीम कोर्ट को जो है इंडिपेंडेंसी दिया गया कि वो किसी मेंबर को अपना इलेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो कार्य अच्छे से चलेगा, नियम पूर्वक चलता, ठीक है। ये जब हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कह दिया, फिर जो है बात उठने लगा कि प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं है। कई लोग बोलते थे प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, कई बोलते थे नहीं है, कभी हाँ कभी ना, ये सब चलने लगा। तो 1973 में जो है केरल में जो है एक केस फाइल हुआ, केशव नंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला केस। ये केस जो है 1973 का बहुत बड़ा केस माना जाता है। कैसे, देखिए, देखिए, जब ये कहा गया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है बदलाव किया जा सकता है, तो प्रियम्बल जो है उसका पार्ट है कि नहीं, प्रियम्बल में भी बदलाव किया जा सकता है, ये तो क्वेश्चन हो गया था बहुत बड़ा। तो केशव नंद भारती केस एक है, केशव नंद भारती वर्सेज स्टेट ऑफ केरला केस 1973 का। ये केस जो है बहुत बड़ा एक मायने में माना जाता है, क्योंकि इसमें जो है फैसला सुनाने के लिए पहले जो है 2 जज बैठे थे, 2 जज का एक बेंच बैठा था, फिर उसका धीरे धीरे 3 हुए, 4 हुए, ऐसे ऐसे करके जो है टोटल लास्ट में 13 जजों का जो है बेंच बैठ गया। सोचिए, भारतीय इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि इतने ज़्यादा जज जो है एक ही केस पे सुनवाई कर रहे थे। कितना, लिख देता हूँ मैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 जजेस का जो है बेंच बैठा था, ठीक। तो उसमें जो है जब फैसला आया तो 9:4 रेशियो में आया, 9 जज जो है इस हक में आए, 9:4 में वोटिंग हुआ था। तो 9 जज जो फैसला लेंगे वही तो सर्वमान्य होगा। तो फैसला क्या था ये मैं आपको बताता हूँ। फैसला ये हुआ कि प्रियम्बल इज द पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू अमेंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है और पार्लियामेंट, संसद के पास पावर है कि वो जो है कोई भी चेंज, कोई भी अमेंडमेंट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कर सकता है, ठीक। पर यह भी दिया गया, बट इंडियन पार्लियामेंट कैन नॉट चेंज, कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट, भारतीय संसद जो है उसके बेसिक स्ट्रक्चर, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें कोई बदलाव नहीं करेगा। अब क्वेश्चन आने लगा, यही 13 जज का जो बेंच बैठा था उसमें यही सब डिसीजन चल रहा था कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या क्या होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो उन्होंने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर यही होना चाहिए, इंडिया इज ए सोशलिस्ट, सेक्युलर, सोवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक कंट्री। इस पर कभी भी कोई चेंज नहीं होगा। इंडिया जो है हमेशा जो है एक भारत जो है हमेशा एक सामाजिक राज्य रहेगा, सोशलिस्ट रहेगा, सोवरेन रहेगा मतलब संप्रभुता रहेगा, और फिर धर्मनिरपेक्ष रहेगा, सेक्युलरिज्म भी रहेगा, फिर गणतंत्र भी रहेगा, रिपब्लिक भी रहेगा, और लोकतांत्रिक तो रहेगा ही, डेमोक्रेटिक कंट्री।
तो मैं लिख देता हूँ, ये पांचों में जो है कभी कोई बदलाव नहीं रहेगा और भारत हमेशा जो है यह पांचों चीज़ मानेगा, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, सोवरेन एंड रिपब्लिक कंट्री। ये जो है भारत जो है हमेशा रहेगा। तो मैं लिख देता हूँ कि इसका जजमेंट ये क्या आया रिजल्ट। तो देखिए ये आपको नोट्स में अच्छे से सेंटेंस पूरा जो ओरिजिनल लाइन था इंडियन सुप्रीम कोर्ट में जो जजमेंट हुआ था वो जो है पूरा अच्छे से जो आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। तो क्या था, प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू अमेंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बट पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या कहता, सोशलिस्ट, सेक्युलर, सॉवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। ठीक, तो आप ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है केशवनंद भारती केस। और ये जो प्रीएम्बल का जो ये जजमेंट आया था उस समय, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है और इसी से जो है अभी तक ये लॉ जो है माना जा रहा है और ये हमेशा माना जाएगा। ठीक है, तो आप पहले नोट कीजिए। मैं एक सेपरेट लेक्चर लाऊंगा, उसमें जो है मैं आपको सोशलिस्ट, सेक्युलर, सॉवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ये पांचों जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसको मैं डिफाइन कर दूंगा आपको और बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा। तो आप अगले लेक्चर में ये पढ़ लीजिएगा। अब देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है इसमें ये सब बात हुई थी। तो जब ये कहा गया कि हम लोग जो है प्रीएम्बल में बदलाव कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं, तो प्रीएम्बल में कभी बदलाव हुआ, ये आपका क्वेश्चन होगा। हाँ, प्रीएम्बल में बदलाव हुआ। प्रीएम्बल में जो है 1976 में 42nd अमेंडमेंट आया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, मतलब 42वां संशोधन। टोटल जो है अभी तक 105 संशोधन किए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया 1976 में, उसमें जो है कुछ वर्ड जो है ऐड किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। देखिए क्या वर्ड था, सेकेंड अमेंडमेंट जो आया था 1976 में, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ था, उसमें जो है 3 वर्ड जो है प्रीएम्बल में ऐड किया गया था, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और बहुत सारे एग्जाम में पूछा ही गया है अभी तक, और ये पूछता जाएगा कि कौन कौन 3 वर्ड थे जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है प्रीएम्बल में जो है अमेंड किया गया है। क्योंकि अभी तक टोटल एक ही अमेंडमेंट हुआ है इंडियन प्रीएम्बल में। टोटल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 105 हुए, पर प्रीएम्बल में एक ही हुआ है आपका, जो कि 42nd अमेंडमेंट हुआ था 1976 में।
तो कौन कौन बैठे? सोशलिस्ट, भारत एक सामाजिक राज्य है, सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष देश है, फिर उसके बाद आपका आया था इंटीग्रिटी, कि भारत में सब जो है मिलजुल के रहेंगे, इंटीग्रिटी में रहेंगे। ठीक, अब देखिए ये तीनों वर्ड आप याद रखिएगा। मैं एक बात आप लोग को पिछले ही लेक्चर में बताना चाहता था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखा गया था तो बहुत सारे हैंडराइटिंग थे, और अच्छे हैंडराइटिंग तो थे भी नहीं, पर उन्होंने जितना कंट्रीब्यूशन दिया वह जो है बहुत बड़ी बात है। पर भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो 2 कैलीग्राफर को बुलाया गया, जिनका जो हैंडराइटिंग जो है बहुत अक्षर जो है बहुत अच्छा सुंदर होता था। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो इंग्लिश में किसके द्वारा लिखा गया है? बहुत अच्छे अक्षरों में, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बुक तो 2 ठो है, एक इंग्लिश में लिखा हुआ है, एक हिंदी में लिखा हुआ है। ठीक, तो इंग्लिश में किसके द्वारा लिखा हुआ है और हिंदी में किसके द्वारा लिखा हुआ है ये मैं बता देता हूँ आपको। पिछले लेक्चर में मेरा छूट गया था, देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो है इंग्लिश में जो है प्रेम बिहारी रायजादा जी ने लिखा है। किसने लिखा है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिटन इन इंग्लिश बाय प्रेम बिहारी रायजादा, और हिंदी में किसके द्वारा लिखा हुआ है? हिंदी में जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है गोपाल कृष्ण वैद्य साहब के द्वारा लिखा हुआ है। किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण वैद्य साहब के द्वारा। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज रिटन इन इंग्लिश बाय प्रेम बिहारी रायजादा एंड रिटन इन हिंदी बाय गोपाल कृष्ण वैद्य। इन्हीं का हैंडराइटिंग जो है अभी तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो अभी तक संयोज के रखा गया है, बहुत अच्छा इन्होंने लिखा था। तो आप पहले ये नोट कर लीजिए। और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बता रहा हूँ, प्रियम्बल नहीं लिखा है इन्होंने, पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल टोटल चीज़ जो है इन्हीं दोनों ने लिखा है। ठीक, तो आप पहले नोट कर लीजिए। एग्जाम में जो है 2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार आते हैं। एक होता है क्वेश्चन आता है आइडिया जो है जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल का कहाँ से लिया गया है। इंडियन प्रियम्बल में जो है जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल का आइडिया जो है जो प्रियम्बल में लिखा हुआ है वो कहाँ से लिया गया है? तो वो जो है रशियन रिवॉल्यूशन से लिया गया है। जब रशिया में रिवॉल्यूशन चल रहा था 1917 में, रूसी क्रांति में जो है 1917 में ये 4 वर्ड जो है बहुत ऊपर आए थे, जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। तो ये जो है प्रियम्बल में ये आइडिया जो है वहीं से लिया गया। तो मैं लिख देता हूँ देख लीजिए, जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ये आइडिया जो है रशियन रिवॉल्यूशन से लिया गया है। 1917 में जो रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था, ये भी आप याद रखिए कि 1917 में रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था। ठीक, अब देखिए ये तो पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन आता है आइडिया जो है लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी का जो है जो प्रियम्बल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल प्रस्तावना में दिया गया है, वह आइडिया कहाँ से लिया गया था? तो वो आइडिया जो है आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया गया है, जो कि आपका 1789 में चला था। 1789 से 1799 तक फ्रेंच रिवॉल्यूशन चला था। वहाँ से जो ये आइडिया लिया गया है लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी का। लिख देता हूँ
ठीक है। आइडिया जो है लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी का जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया गया था, और आइडिया ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल का जो है रशियन रिवॉल्यूशन से लिया गया था। तो आप ये नोट कर लीजिए पहले। तो आज का लेक्चर जो है हमारा यहीं पर समाप्त होता है। इस लेक्चर के पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ जाए उसे ज़रूर से ज़रूर एक्सेस करें, क्योंकि पीडीएफ में जो है ये सारा चीज़ बहुत अच्छी तरीके से लिखा हुआ है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि उससे जो है आपको आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।